बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। और वो भी एक फील आ रही थी कि जैसे आज फ्राइडे है, तो थैंक गॉड मैंने बोल नहीं दिया कि आज फ्राइडे है। सो नाज़रीन, दिन कोई भी हो, दिन का आगाज़ होना चाहिए बहुत अच्छा। और अच्छा कैसे होता है? जब आप पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सभी लोगों के दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। हमने भी शो का आगाज़ कुछ अच्छे तरीके से प्लान करना होता है। अच्छी बात से हम आगाज़ करते हैं ताकि एक अच्छी चीज़ आपके साथ भी शेयर कर दें और कहीं ना कहीं आप भी उस पर जब अमल करें तो उसका सवाब सभी को मिले। आज के शो में खबरें भी शामिल करेंगे, आज के मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे, लेकिन आगाज़ आज की अच्छी बात से। वनसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम उस हदीस का चौथा हुक्म बयान करना जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से फ़रमाया था। चौथी बात ये है, व अहिब्ब लिन्नासि मा तुहिब्बु लिनफ्सिक। ए अबू हुरैरा, इंसानियत के लिए वो चीज़ पसंद किया कर जो अपने लिए पसंद करता है, तो पक्का मुसलमान बन जाएगा। अगर हम पक्के मुस्लिम बनना चाहते हैं तो इंसानियत के लिए वो चीज़ पसंद किया करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह, आमीन सुम आमीन। ये थी आज की अच्छी बात। तो अच्छी बात के साथ साथ एक बहुत ज़रूरी बात भी आप लोगों के साथ शेयर करते चले। कोविड जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेशेंट्स जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। अब लोग इसको बहुत इजी ले रहे हैं। हर दूसरा बंदा कह रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, बस नज़ला ज़ुकाम बुखार हो रहा है। और वो जो हमने कोविड की पहली और दूसरी लहर में खौफ देखा था वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। खैर, अब लोगों का ये भी कहना है कि माहिरीन कहते हैं कि जी ये इसी तरह से रहना है, इसी के साथ जीना सीखना है। तो नज़ला ज़ुकाम बुखार तो हर टाइम हर सीज़न के चेंज होने पर होता ही है। इस वजह से लोग इसको बहुत ज़्यादा नॉर्मल लेना शुरू हो गए। खैर, इसको नॉर्मल लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, SOPs पर अमल कितना ज़रूरी है, वैक्सीनेशन कितनी मुफीद है, हर रोज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन पता नहीं लोग क्यों इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे। बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सुमरू और आमिर रज़ा खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्लाह करम, शुक्र। अच्छा जी सुमरू साहब, आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ना हुकूमत उतनी संजीदा है और आवाम के तो तासुरात मैंने बता दिए हैं कि नज़ला ज़ुकाम बुखार है, बस अब ये माइनर सा इन्फेक्शन हर सीज़न में होता है। क्या कहेंगे, काफ़ी है? सिर्फ दो बुनियादी वजूहात हैं। एक तो ये कि जो वैक्सीनेशन की ड्राइव शुरू की गई थी उसमें गवर्नमेंट बार बार ये ऐलान भी कर रही है कि हम 17 करोड़ के करीब अफराद को हम पूरे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन कर चुके हैं। तो उससे भी एक सेटिस्फेक्शन का वो आता है। अब उसमें सच्ची वैक्सीनेशन है, झूठी वैक्सीनेशन है, वो एक अलग बहस है। बार वो एक डेटा शेयर करते हैं। दूसरा ये है कि मौसम तब्दील हुआ और मौसम तब्दील होते ही लोगों को बुखार भी होता है, गले के इन्फेक्शन भी होता है, ज़ुकाम भी होता है। वो उस टेम्परेचर को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे। बाकी आप जब एक ही बीमारी में या एक ही वबा में मुस्तकिल तौर पर 2-3 बरस से पूरी पब्लिक उसको फेस कर रही है तो वो हमारे यहाँ माइंड सेट है और वो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। यानी कि अब उसको लाइट लिया जाता है। उसी का रद्द अमल है कि जो गवर्नमेंट है वो भी उस लेवल की कैंपेन्स नहीं कर रही। अवेयरनेस कैंपेन्स कह लें और या मीटिंग्स कह लें या स्ट्रेटजीज़ कह लें, उनका फोकस सिर्फ तालीमी इदारों में उन बच्चों पर है जिन बच्चों को अभी इन्होंने मुस्तकबिल में आगे जाके वैक्सीनेशन करनी है। और इनका प्लान है कि 5 साल तक की उम्र के बच्चों को भी वैक्सीनेशन की जाए जो स्कूल में जा रहे हैं। यानी 5 से 12 तक के ब्रैकेट के बच्चे रह गए उनको भी वैक्सीनेशन करें ताकि वैक्सीनेशन की जो डोजेस पीछे पड़ी हैं वो भी ख़त्म हो और आपके वो जो अहदाफ है 100% पॉपुलेशन को वैक्सीनेटेड करने का और उसकी रिपोर्ट आप आलमी इदारों को भेज सकें। तो इस वजह से हुकूमत जो है वो उस लेवल पर हमें एक्टिव नज़र नहीं आती। अच्छा, मुझे आमिर भाई बताएं, इस लेवल पर जो हुकूमत के हमें रद्दमल नज़र आ रहा है, कोविड इतना फैल रहा है, क्या ये सेटिस्फाइड है? लोग तो सेटिस्फाइड हैं ना कि अब ये नहीं जाने वाला, अब ये ऐसे ही रहेगा। हमारे पास हुकूमती रद्दमल जो सामने आ रहा है, आप कहते हैं कि वो सही है? मेरा ख्याल है सही नहीं है। आप ये देखें कि जो हमारी वज़ीर सेहत हैं वो दोबारा कोविड के शिकार होकर इस वक्त आइसोलेशन में है। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वो खुद भी सीरियस नहीं थी। सही। और अगर वो खुद सीरियस नहीं है, उनके इर्द गिर्द के लोग अगर संजीदा नहीं हैं तो ये कोविड को कैसे रोका जाएगा?
ये रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आवाम ये समझती है कि इसको रोकना ज़रूरी नहीं है, ये एक आम सा इन्फ्लुएंजा है, जिस तरह से अभी अकमल ने भी बताया कि मौसम बदलता है तो हमें गले की इन्फेक्शन का ख़तरा होता है, ज़ुकाम का होता है, ये वो नहीं है। इसके वेरिएंट्स बदल बदल के आ रहे हैं। अभी जो लहर है वो ओमिक्रॉन की लहर है, इसके बाद भी कुछ नए केसेस जो हैं बाहर की दुनिया में वो आए हैं, और उसका असर पाकिस्तान पर भी आएगा, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं तो उनके साथ ये वायरस आता है। तो लोग अगर बूस्टर डोज अभी तक नहीं लगवाई तो मेरा ख्याल है कि जिनको 6 माह बात कर रहे हैं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द जानती हूँ जो कि अभी वैक्सीनेशन कराने को तैयार नहीं। हाँ, आपके इर्द गिर्द हैं, मुझे इसका अंदाजा है। और अब आमिर भाई, मुझे लगता है मुझे अब टॉपिक चेंज करके उधर चले जाना चाहिए। खैर नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम देखते हैं कि आज बाहर मौसम कैसा है। टुडेज वेदर। मायदा की तरफ चलेंगे। जी मायदा, बताइए मौसम कैसा है आज? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम की बात करें तो शहर का मौसम आज बहुत ही खुशगवार है, जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में नजर आ रहा था और बादल छाए हुए थे, तो दूसरी जानिब अभी जो है बादल छट गए हैं, उसके साथ जो है वो धूप निकल आई है, जिसको शहरी बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर का मौसम जो है वो एक दफ़ा फिर से खुशगवार हो गया है, तेज धूप निकल आई है, जिसके बायस जो है शहरी बड़ी तादाद में पार्कों का रुख किए हुए हैं, लेकिन उसी के साथ मौसम खुशगवार है। जहाँ पर तो दूसरी जानिब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो अभी भी 196 रिकॉर्ड किया जा रहा है शहर में, और उसी के साथ अतराफ में मुख्तलिफ एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। आइंदा हफ्ते इसी तरह से धूप रहेगी, बारिशों की प्रेडिक्शन तो नहीं जाहिर की जा रही है, लेकिन महकमे मौसमियात की जानिब से ज़्यादा दर्जा हरारत 8 और कम से कम जो है वो 6 रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसी के साथ 88 हवा में नमी का तनासुब भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम बहुत खुशगवार है, जिसको शहरी बड़ी तादाद में जो है इंजॉय करते हुए सड़कों पर भी नजर आ रहे हैं और पार्कों का रुख भी किए हुए हैं। जी तो जबरदस्त है। लाहौरियों के लिए कल भी धूप अच्छी खासी इंजॉय की और आज भी धूप इंजॉय करेंगे। धूप में तो हम एक्चुअली देखते थे कि मेरी अम्मा प्लान कर लेती होती थी आज मौसमिया माल्टे तैयार रखने, मौसम बाहर अच्छा और सारा टाइम बाहर बैठ के धूप इंजॉय करनी है। तो लाहौरिये कोई भी चीज़ जो है वो जाने नहीं देते। आमिर भाई मुस्कुरा रहे, आऊँगी आमिर भाई की तरफ भी। फिलहाल टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पहली खबर है, कमर्शलाइजेशन पर पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी गई। LDA कंट्रोल एरियाज में कमर्शियल सरगर्मियां होने का इंकशाफ हुआ है। मिनी बजट के आफ्टर शॉक्स, गंदम के नर्ख बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। हवालात भी और फाइनली जी बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी खबर क्या है, वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको स्टूडियो में खुशामदीद कहेंगे। और आज की हमारी पहली खबर है, कमर्शलाइजेशन पर पाबंदियों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। LDA कंट्रोल एरिया में कमर्शियल सरगर्मियां होने का इंकशाफ हुआ है। नई कोई चीज नहीं है, क्यों इसको इंकशाफ कहा जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। सोमरू साहब आपसे आगाज करेंगे, ये कोई नया इंकशाफ है? देखिए, इसमें बुनियादी वजह है, कुछ सड़कें ऐसी हैं जो पहले से LDA ने उनको फ्रोजन रोड्स जो है वो डिक्लेयर किया हुआ। इसका मतलब है LDA की ये पॉलिसी है कि इन सड़कों पर आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ यानी कि कमर्शियल प्लाजे या कमर्शियल इमारतें नहीं बनेंगी या उनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद उन सड़कों पर कमर्शियल प्लाजे बन जाते हैं। बड़ी बड़ी मिसालें पैसे चलते हैं, पैसे चलते हैं। LDA पैसे कमाने के लिए बनाया गया है और उसने पैसे कमाने हैं, जहाँ से मर्जी पैसे कमाए, पूरे शहर को तबाह बर्बाद कर दें, उनको पैसा चाहिए, ठीक है, तो वो उस पैसे के लिए वो सारा कुछ करते हैं। अब मैं चाहे जहां मर्जी कोई कमर्शियल इमारत में, मेरी बात सुने, पूरे रिहायशी इलाके तबाह बर्बाद हो गए हैं। वहां पर लोगों ने अपनी कोठियों को कमर्शियल डिक्लेयर करवा दिया है। आप मुझे बताइए, तो ये LDA इसका बराह रास्त जिम्मेदार है? क्योंकि LDA पैसे चाहिए, LDA के ऑफिसर्स ने खाने हैं, अपनी अयाशियां करनी है, उसके लिए उनको कमर्शलाइजेशन दरकार है। अब आपने खुद फ्रोजन रोड्स डिक्लेयर की हुई हैं और 10 बड़ी फ्रोजन रोड्स आपने डिक्लेयर की हैं। उसमें ख़ियाबान फरदोसी है, ख़ियाबान जिना है, पाइन एवेन्यू है, डिफेंस रोड है, रायवंड रोड है, फैसल चौक था, अकबर चौक, ये सारे इलाके आपने कहा ये फिलहाल ये फ्रोजन रोड्स हैं, इस पर नई कमर्शियल इमारतें नहीं बनेंगी। अच्छा, उसके बावजूद कमर्शियल इमारतें बन गई। अच्छा, दूर ना जाएं, अच्छा, अब आपने कहा, अब आपने कहा कि कमर्शियल इमारतें बन गई नहीं, तो अब हम ऐसा करते हैं, हम ना एक नई पॉलिसी लाते हैं कमर्शलाइजेशन की। कल इजलास भी हुआ उसका, DG LDA भी थे और उसमें DC लाहौर भी थे।
कि हम नई कमर्शलाइजेशन पॉलिसी लाते हैं। अब नई कमर्शलाइजेशन पॉलिसी लाएंगे, उससे मज़ीद पैसे बनाएंगे और उससे इमारतों को, कमर्शियल इमारतों के लिए नई फीसें मुकर्रर करेंगे, नई फीसें मुकर्रर करेंगे, रेवेन्यू आएगा, LDA में आयाशियाँ होंगी, शहरी जाएंगे बर्बाद, शहरी सड़कों पर जलील होंगे और जो शाहराएँ, अहम शाहराएँ हैं वो आपकी पहले जो है आपको आजकल बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हैं, आपको 10 साल बाद वहाँ पे कमर्शलाइजेशन नजर आएगी। फिर हम कहते हैं जी ट्रैफिक आज कंट्रोल भी और तजावुजात नहीं हल हो रही। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने अगर 100 साल पहले भी अपने किसी सड़क के ऊपर कमर्शियल इमारत बनने की इजाज़त नहीं दी थी, तो पुरानी तस्वीर भी उठा लें, नई भी उठा लें, आजकल तो अक्सर वायरल होती है, वो वैसे की वैसे है। क्यों कि आपने शहरों के माहौलियात, शहरी जिस जगह पे बसते हैं, रहते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ अजीज़ होती हैं, ना कि दौलत और पैसे अजीज़ होते हैं। आपने कमर्शलाइजेशन के नाम के ऊपर खूबसूरत तरीन रिहायशी इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया। मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दूं, ये जेल रोड है जहाँ पे ये सारे शोरूम बने हुए हैं, ये कमर्शियल था, ये घर थे सारे। अच्छा, आपके जेल रोड के साथ जो वारिस रोड है, ये सारी कोठियां थी, ऐसे ये ही है। पोश एरिया था यहाँ का। क्या हुआ? कमर्शियल हो गया सारा। आपने वहाँ पे शोरूम खड़े कर दिए। आप कमर्शियल रिहायशी इलाकों को कमर्शियल इमारतों में कन्वर्ट करने के लिए और उससे सिर्फ पैसे कमाने के लिए आप सारा कुछ कर रहे हैं। आपके पास कोई प्लान ही नहीं, आपके पास यही प्लान है, एक इमारत है, उसने कमर्शियल करनी है और उसकी कमर्शलाइजेशन फीस दे और कमर्शियल हो जाए। फिर उन जगहों पर चलें, आप छोड़ दें, चलें जी, आप कहते हैं कमर्शलाइजेशन की जरूरत है, चले मान लें, और उन जगहों पर जिसको आपने खुद फ्रोजन रोड्स डिक्लेयर किया है, वहां पर भी कमर्शलाइजेशन हो गई है। आमिर भाई, मॉडल शाहराह जिसे कहा जाता है, वहां पर ये कमर्शलाइजेशन नहीं रोक सके हैं। असल में ना अकमल साहब ये समझ रहे हैं कि शायद फ्रोजन का मतलब ये है कि ये कभी डीफ्रॉस्ट नहीं होगी। नहीं, ये एक बात समझ लें अकमल साहब, मैंने आपकी बात बड़े आराम से सुनी। मिनट हमारे पास वैसे ही कम होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें भी जब अकमल सुमरो साहब जैसे स्कॉलर के साथ बैठ जाए बंदा, तो वैसे ही परेशान रहता है, और मैं पिछले प्रोग्राम से परेशान हूँ। और ये फ्रोज़न इसलिए की जाती हैं ताकि अगर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जितने लोगों ने करानी है वो उस पर कर लें, उसके बाद इसको ओपन किया जाएगा और उसमें से फिर उनका मुनाफा, वो LDA वाली बात जो है, अच्छा, उनका मुनाफा यानी ज़्यादा आप कह रहे हैं प्लान के ये तहत सब मतलब कुछ किया ये जाता नहीं है। होता है कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। याद रखें, जितनी वन वे रोड्स होती हैं वहाँ कमर्शलाइजेशन की गुंजाइश मौजूद होती है और वो रखते भी हैं कि उसको कमर्शियल होना ही होना है। ये जितने नाम अभी अकमल सुमरो साहब ने पढ़े, ये सारी वन वे रोड्स थी, ठीक, इनको कमर्शियल होने दिया गया, यानी इन पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने दी गई। अब उसका रेट कहीं से कहीं चला गया है, वो जाके अब उसको उन्होंने कमर्शियल कर दिया है। इसी तरह इन्होंने जेल रोड की बात की, वो ठीक कह रहे हैं कि जिस ज़माने में लाहौर जो था वो चंद हज़ार आबादी, जब अभी दूसरे शहरों से लोग आके यहाँ पे कमाइयाँ नहीं करने लगे थे, दुबई समझ के लाहौर नहीं आए थे, तो लाहौर एक मामूली आबादी का शहर था, उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी उसी वाले से मामूली थी। जब शहर बढ़ते हैं तो उनको ज़रूरत होती है कमर्शियल एरियाज़ की, उनको ज़रूरत होती है कि वहाँ शोरूम्स भी बने, गाड़ियाँ लोगों ने खरीदनी भी है, तो वो बनी और उसी तरह से वो सर्कल चलता रहा, पूरे का पूरा अंदरून शहर में आपको सारे का सारा कमर्शलाइज हो गया। बिल्कुल ऐसे। अभी कोई गेट ऐसा, छोटी-छोटी लोगों ने फैक्ट्रियां लगा ली। अब वो ज़रूरतें हैं लोगों की, अगर शालमी ना होए तो मुझे बताएं आपके शहर की रौनकें और ये दुकानों की रौनकें कहाँ जाए। लेकिन आमिर भाई, उसका भी तो कोई प्रॉपर तरीकेकार होना चाहिए। प्रॉपर तरीकेकार क्या होगा? परमिशन लेनी चाहिए। आम आदमी जिसके पास पैसा नहीं है। मुझे एक सवाल, शहर के अंदर आपने परमिशन की अच्छी बात, 1920 के अंदर आपका ये मॉडल टाउन की सोसाइटी डिजाइन हुई थी 1920s में, ठीक है। आज भी उसका नक्शा बोलिए, क्या वहां पे कोठियां कमर्शियल हो गई हैं? क्या सर्कुलर रोड जो पूरा घूमता है मॉडल टाउन पार्क के गिर्द, क्या उस चारों तरफ कोठियां कमर्शियल हो गई हैं? क्या वहां प्लाजा बन गए? अच्छा जी, सुमरो क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? कि उन्होंने पहले तय कर दिया कि सी ब्लॉक की मार्केट में एक शहर को, डी ब्लॉक की मार्केट में, एक शहर को एक सोसाइटी के अंदर लेके जा रहे हैं। भाई बात सुन लो यार, सुन लो ना यार, एग्जांपल दे रहा हूं भाई सुन लो। आप नए कमर्शियल एरियाज बनाए ना, आप शहरी इलाकों को कमर्शलाइजेशन में क्यों कन्वर्ट करते हैं? आपने कमर्शलाइजेशन की जरूरत है, बिल्कुल होती है, पहले से ही कमर्शियल। देखिए मैंने आपको कहा कमर्शियल सरगर्मियां होनी चाहिए, फ्रोजन रखा जाता है, इनको रखा जाता है कि इनके रेट उस लेवल पर आ जाए। पैसे कमाने होते हैं ना, पैसे तो आपने इसीलिए रखा होता है ना, करना होता है इसको कमर्शियल, कमाने की एजेंसी है, LDA को शहर से कुछ सरोकार नहीं है, इसको कमर्शलाइज करना। हाँ, आप आवाज उठाना चाहते हैं तो अकमल सुमरो साहब ये उठाएं कि जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले स्कूल खुल गए, रिहायशी इलाकों के अंदर स्कूल खुल गए, वो नहीं खुलने चाहिए थे। सही, उसके लिए आमिर भाई मुझे खबर को वाइंड अप करना है, मुझे सिर्फ ये बता दें, सुमरू साहब ने कहा जिसके पास पैसे हैं वो रातों रात अपनी कमर्शियल, आपने खुद ही एक बात कही कि जी कोई रूल होएगा, कोई असूल होएगा ना इस बात का, तो एक कमर्शलाइजेशन फीस है,
उस फीस में वो फीस अदा करेंगे। यही तो बात कर रहा हूँ। देखें जब एक रूल है, देखिए वही तो उसमें एलडीए वो रूल, अच्छा एक कानून कोई बन जाए वो हदीस हो गई है, वो गलत भी तो हो सकता है, उसको कानून को बदलना पड़ेगा ना। तो कानून को बदलने वो कानून एलडीए थोड़ी बदलेगा भाई, तो आवाज तो उठाए ना। वो एलडीए नहीं बदलेगा ना, मैं एलडीए की बात कर रहा हूँ। एलडीए ना करे, एलडीए नहीं बदलेगा, इसको गवर्नमेंट को बदलना पड़ेगा, क्योंकि एलडीए ने ये पहले भी बड़ी लंबी बहस हुई थी। आपको याद है तजावजात के मामले में मैंने कहा था मुमकिन है, आपने कहा था नामुमकिन है, तो मैंने कहा किसी प्रोग्राम में जरूर डिस्कस करना। बिल्कुल ऐसे ही है, मुमकिन है सारी चीजें, लेकिन आमिर भाई लोग करना नहीं ना चाहते, हर कोई तो पैसे नहीं, बना लोग रहा नहीं, है। एलडीए बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं करना एलडीए ने चाहिए, पैसे बनाने हैं, गवर्नमेंट नहीं करना चाहिए। गवर्नमेंट आप फिर एलडीए की बात कर रहे हैं। नहीं आमिर भाई, गवर्नमेंट जब एक कानून गवर्नमेंट बना, जो अफसरान बैठे ना, फिर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, आप ये मान ले। बहस ज्यादा होगी आमिर भाई। सिर्फ एक बात मुझे बताएं, क्या एलडीए एक इंडिपेंडेंट अदारा है? क्या वो किसी गवर्नमेंट के किसी रूल रेगुलेशन के नीचे नहीं आता है? क्या उस पर कोई कानून लागू नहीं है? सब चीजें हैं। तो फिर आप ये सिर्फ इस बात का जवाब सिर्फ दे गवर्नमेंट दें, इसकी एलडीए के जिम्मेदार अफसरान है। जो चाहे कर रहे हैं, गवर्नमेंट पूछती क्यों नहीं? और गवर्नमेंट ने ही वो कानून बनाए हैं। मेरी बात सुने, गवर्नमेंट ने जब करना होता है ना, तो गवर्नमेंट खड़े प्लाजे भी गिरा देती है। हाँ, हुआ है ना से शहर के अंदर, बिल्कुल ऐसे। कितने प्लाजे गिराए हैं, ताकतवर लोगों के भी गिरा दिए, जिस पॉलिसी के तहत गिराए हैं ना, गिराए हैं, बिल्कुल। गवर्नमेंट की विलिंग। चलो शुक्र है, ये तो मान लिया चलें, कि ताकतवर लोगों के भी गिराए गए। एक सेकंड, एलडीए जब गवर्नमेंट चाहती है ना, गवर्नमेंट चाहती है तो वो कर लेती है। अकमल अगर इसको हम इधर से पकड़े उधर ऊपर से एक रिहायशी इलाके की एक मेन सड़क के ऊपर अगर कमर्शलाइजेशन हो रही है तो वो गवर्नमेंट चाह रही है कमर्शलाइजेशन हो रही है। अब वो तो एक रिहायशी इलाका है, वहां पर आप सारा मैं आपको वैसे एग्जांपल दूं, आपका ये आपने जितनी रोड्स बताई है ये रहायशी इलाके नहीं डेविस है। रोड से लेके हल कोई इनके नहीं पीछे निकलने वाला। रैशी खबर लाते हैं। चेंज कर लेते हैं, वक्त बहुत कम है, खबरें हमारी रह जाएंगी जी। मिनी बजट के आफ्टर शॉक सारे गंदम के नर्ख बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। बुलंद तरीन सतह पर यानी अब आपने रोटी भी खानी है, बाहर की रोटी तो हम कहते हैं कि आपकी पहुंच से बाहर होती जा रही है, घर भी रोटी खानी है तो आपको परेशान होना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी मुश्किल होगी। आमिर भाई क्या कहेंगे? नहीं, गंदम तो अभी और ऊपर जानी है। ये जो लोग गंदम से हीरा करना चाहते हैं या जो फ्लोर मिल्स वाले हैं, अभी मेरी बात सुन लें, खाद नहीं मिल रही लोगों को और लाइनें लगी हैं, हंगामे हो रहे हैं, रोड्स बंद हो रही हैं, लोगों को खाद नहीं मिल रही, तो गंदम की पैदावार वैसी नहीं होगी। और कल आपके जो वज़ीर हैं उन्होंने भी ये बात कह दी कि अगले 3-4 माह में महंगाई और ऊपर जाएगी। बड़े आराम से कह देते हैं। तरीन साहब ने कह दिया ना, मुझे नहीं समझ आती। 3-4 माह में महंगाई, इसका मतलब ये है महंगाई और ऊपर जाएगी और ये कभी नीचे नहीं आएगी। जिस तरह की पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट ने बनाई है, ये गंदम इस कीमत पे क्या इससे डबल कीमत पर बिकेगी और लोग लाइनों में लग के जो है वो आटा और गंदम हासिल आपकी ना इस बात पे मुझे याद आया, प्राइम मिनिस्टर साहब जब टेलीफोन कॉल्स ले रहे थे संडे को, आवाम से बात करते, मेरी मुलाजमा कहती बाजी हम भी फोन करके ये कह दें कि हमारे इलाके में महंगाई बहुत ज्यादा है। अब ये एक मासूम सा सवाल है, 16-17 साल की बच्ची है जिसने ये बात कही, तो आप यकीन माने कि इतने लोग मुतासर हैं। सुमरू साहब, गंदम के निर्ख बुलंद तरीन सतह पर पहुंच के मुझे फिर ब्रेक लेनी। जितनी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ गंदम की बात नहीं हो रही। गंदम तो चले हर शख्स ने खानी है ना, जो भी इस मुल्क में रहता बसता है, बुनियादी जरूरत है ना उसकी। तो आप एग्रीकल्चर मुल्क होने के बावजूद आपकी गंदम की कीमतें भी बढ़ रही हैं और ये किए रिकॉर्ड गंदम। अब जो यूरिया का मसला चल रहा है, ये खाद का जो मसला चल रहा है, ये आप देखिएगा बड़ी बुनियाद बनेगा मुल्क के अंदर एक नए क्राइसिस की। और गवर्नमेंट को इसका अभी इदराक नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसलिए इसका इदराक नहीं है कि गवर्नमेंट को किसी चीज अच्छा इदराक है भाई इस बात का। नहीं, इदराक गवर्नमेंट ये खुद कर रही है, आप बात तो समझे। अच्छा, इस बात पे मैं नहीं एग्री करती, गवर्नमेंट को इदराक हाँ, गवर्नमेंट को इदराक है, जानबूझ के आंखें बंद करके बैठी। और नहीं, ऐसा नहीं होता, जानबूझ कर नहीं, उनके अंदर उनकी इतनी कॉम्पिटेंसी होती तो करना लेते, उनकी इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं, करना नहीं चाहते हैं भाई, करना नहीं चाहते हैं, सब पता है, करना नहीं चाहते। चलें जी, फिर खाद का बहरान मसनूई है, फिर गंदम की पैदावार ना होना मसनूई होगा। नहीं, मसनूई नहीं होता, बढ़ जाना मसनूई नहीं होता, ऐसा नहीं है। इन चीजें जब खराबी की तरफ जा रही होती है अकमल, आप उसको जाने दिया जाता है, उसको रोका नहीं जाता है, ये होता है तरीका। नहीं, ये थोड़ी है कि मसनूई है। अच्छा, इन कॉम्पिटेंसी को आप कह रहे हैं कि उनको पता है? नहीं, हमें उनको पता है, उनको पता है कौन होल्डर पता है, जानबूझ के ये किया जा रहा है। यार उनको नहीं पता कि कहाँ यूरिया कितनी बन रही है। आप कमाल करते हो बात। गवर्नमेंट को जहां यूरिया बन रही है, जहां यूरिया की तरसील नहीं हो रही, जहां पर उसका मैकेनिज्म कमजोर है या उसके अंदर खराबियां हैं, जो कुछ भी है, तो गवर्नमेंट की नाली है ना, बंदे को नहीं पता होगा क्या ये जो आवे का आवा है ये सारा नालायक बैठा है। अब मैडम, मैं आपको बात कर रहा हूं कि ये गवर्नमेंट की इनकॉम्पिटेंसी, नालायक और लायक की बात नहीं हो रही। गवर्नमेंट अगर किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रही, अगर आप उसको कह रहे हैं कि वो दानिस्ता तौर पर कर रही है, गैर दानिस्ता तौर पर नहीं कर रही, तो ये आप उनको मार्जिन दे रहे हैं कि अच्छा ठीक है जी,
हमें तो पता है हम जान के कर, और भाई आप इनकॉम्पिटेंट हैं। अगर हम ये फर्ज कर लें कि ये इनकॉम्पिटेंट नहीं है, कॉम्पिटेंट है और जानबूझकर कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताएं, क्या सियासत इसी उसूलों पर होती है फिर? मुझे तो ये नहीं समझ लग रहा ये वाकई नहीं आप अकमल आप बात गलत कर रहे हैं। आपकी असम्बलियों में आपकी असम्बलियों में 80% लोग वो हैं। मेरी बात को समझो, मैंने इस पे 1000 दफा बात की है। आप एग्रीकल्चर के लोग आपके सारे जागीरदार असेंबलियों में बैठे हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो, जागीरदार जिम्मेदार बैठे हैं। आपके वो लोग जिनके जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनके पीछे ज़राई प्रोडक्शन है, ज़राई, चाहे वो गंदुम है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो कपास है, चाहे वो दीगर, और आप वो कह रहे हो वो सारे के सारे वहां बैठे हुए। तो आप कह रहे हैं इनकम्पिटेंसी है। इनकम्पिटेंसी नहीं है, उनको मिल रही है। आप बात को इस तरह से उनकी जेबों में पैसा जा रहा है, उनकी जेबों में पैसा जा रहा है। आपको यही नहीं पता अकमल, आप मैं, क्योंकि मैं भी देहाती कल्चर से, आप भी हो, आपको नहीं पता कि खाद के बड़े होल्डर्स कौन से हैं। वही जिम्मेदार है और पैसे बना, और वो रोक रहे हैं खाद को। ऐसे ही है, लेकिन वो आम जो बेचारा 2 एकड़ का 3 एकड़ का किसान है, उसको खाद नहीं मिल रही। कौन सा जिम्मेदार है जिसको खाद नहीं मिल रही? बिल्कुल आप बात कर रहे हो, वो गंदम की कीमत ऊपर लेके जाएंगे तो उनका फायदा है, फिर आगे फ्लोर मिल्स उनकी हैं, बिल्कुल, फिर आगे आटे की डिस्ट्रीब्यूशन उनकी है। बिजनेस हो रहा है। तो ये आप कह रहे हो कि नाअहली नहीं है, जानबूझ के किया जा रहा है। आप अगर बात को नहीं समझ सकते हो तो आप गवर्नमेंट की इनकम्पिटेंसी पे डाल रहे हो। मैं कह रहा हूँ कि ये क्रिमिनल एक्ट है उनका। वो छोटा किसान मारना चाहते हैं। लेते हैं ब्रेक में, हम इसको मजीद छोटा किसान मारना चाह रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और बहुत ही अफसोस के साथ ये एक जो इमेज बाहर आता है कि आपकी एक बहुत बड़ी दर्स का है, जहाँ पर आप पूरी दुनिया में पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम है, और जब यहाँ पर तलबा तंजीमों में बार बार तसादुम की खबरें होती हैं तो अफसोस भी होता है। सुमरो साहब, क्यों ये मामलात हम नहीं रोक सकते हैं? देखिए, ये रियासत बरह रास्त इसकी जिम्मेदार है, और हुकूमत और लॉ एंड एनफोर्समेंट के जो इदारे हैं वो बरह रास्त जिम्मेदार हैं, और ये उनकी वजह से ये सारा कुछ होता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि तलबा तंजीमों और तलबा यूनियन पर हुकूमत ने पाबंदी आयद कर रखी है, और ये बाज़ाब्ता तौर पर पाबंदी के बावजूद ये सब हो रहा है। अच्छा, अब ये कैसी पाबंदी है? उस पाबंदी के बावजूद एक ही तंजीम का एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर इस हद तक मुतहरिक रहना, और उन पर मुकदमे दर्ज हो के फिर उनको मुकदमात में से निकाल देना, उनको बरी कर देना, और फिर वो वापस आके दोबारा वैसे हंगामा करना, तो ये बहुत सारे सवालात के जवाब देता है। मैं बता रहा हूँ आपको। मुझे बरह रास्त पंजाब यूनिवर्सिटी को देखते हुए 15 बरस हो गए हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का मामला ये है कि ये इसकी जो पॉलिटिकल रूट्स हैं ना, वो बहुत ही डीप हैं। इसके स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, और उन स्टेक होल्डर्स की सर्वाइवल इसी में है कि पंजाब यूनिवर्सिटी मुस्तकिल तौर पर बदअमनी का इस्तियारा रहे। अगरचे वो नहीं होती, अंदर से वो माहौल नहीं होता, जाता है ये बाहर से ड्राइव होता है। अच्छा। इंटरनली नहीं होता, बाहर से ड्राइव होता है। वो क्यों कराया जाता है कि नए आने वाले तलबा के ऊपर एक रोब और दबदबा पैदा किया जाए, और फिर आगे उसको पूरा साल कैश कराया जाए। नंबर 1। नंबर 2, जब वाइस चांसलर आउट गोइंग हो रहा होता है, उसके जो लास्ट 6 मंथ्स होते हैं वो तसादुम में गुजरते हैं, क्योंकि उसको नेक्स्ट टेनोर के लिए वो एप्लीकेंट होता है, उसको मुतनाज़े बनाना होता है। 2 बड़ी वजूहत की जाती हैं। और इसमें मैं सिर्फ आखिरी बात ये करूँगा, पंजाब यूनिवर्सिटी को जब तक रियासत, मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जब तक रियासत ये फैसला नहीं करेगी, जैसे रियासत ने यूईटी के मुतालिक फैसला किया था कि यूईटी के अंदर जितने भी वेंडलिज्म है, वहाँ पे जितने गुंडागर्दी और जो तंजीमें उसको सपोर्ट करती हैं, चाहे वो पोलिटिकल तंजीमें हैं, उनकी ना सिर्फ जड़ें काटेंगे बल्कि 0 टॉलरेंस पॉलिसी। मुकदमा दर्ज हुआ तो मुकदमा वापस नहीं होगा, पुलिस की जरूरत नहीं है कि बच्चा छोड़ दे। यूईटी ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक हो गई, क्लियर हो गई। जब तक रियासत पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में ये फैसला नहीं करेगी, पंजाब यूनिवर्सिटी ऐसे ही तसादुम होते रहेंगे, और ये तसादुम करने वाले इतने ताकतवर नहीं है, जो इनके बाहर बैठे हैं ना, वो ताकतवर है। 40 सेकंड रह गए। आमिर भाई, सिर्फ एक कमेंट चाहिए, एग्री करते हैं या नहीं? इस प्रोग्राम का नाम अकमल सुमरो शो रख, ये आपको बोलने के लिए मुझे अगर 30 सेकंड या 20 सेकंड या 10 सेकंड ही मिलने हैं, तो फिर इसका नाम अकमल सुमरो शो रख दें, ताकि उंगली कर करके। तो यानी आप सुमरो साहब से एग्री नहीं कर रहे हैं? नहीं, वो अब टाइम ही नहीं है आपके पास, तो एग्री क्या करना है?
ये बताएं 2 तंजीमें कौन कौन सी हैं? बताएं ना, 2 तंजीमों का नाम बताएं। इस्लामी जमीयत तलबा है और नई तंजीम आपने अभी पिछले 4 अभी अपने नई तंजीम खुद बनवाई, पश्तून कौंसिल आपकी हुई, ठीक। तो अब ये मामला है, ये अगले प्रोग्राम तक रियासत को छोड़ो। मेरी बात सुने, रियासत किसका नाम है बताओ? कितनी है रियासत किसका नाम है बताओ यार, रियासत किसका नाम है बताओ भाई? तो पंजाब यूनिवर्सिटी में तो पिछले 50 बरस से हंगामे हो रहे थे, साधु मोरे। ये तो हमें वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इसमें इन्फ्लुएंस करती थी, नई जमात क्यों खड़ी की गई और उसको क्यों बूस्ट दिया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से फीड किया जा रहा है, ये अगले प्रोग्राम तक के लिए। चलें जी नाज़रीन, ये अच्छा आपने किया, खुद ही वाइंड अप कर दी, नहीं तो लड़ाई मेरे से संभाली नहीं जानी थी। इस टाइम दोनों जो है वो खूब परेशान बैठे हैं और लड़ाई के मूड में बैठे हैं। नाज़रीन, हमने लेनी है एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आप हेडलाइंस जानिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। पानी पी लीजिए दोनों, यहाँ से स्टूडियो से बाहर आपने जाना है, ऐसे लोग परेशान होंगे। नाज़रीन, आपको हेडलाइंस के बाद ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत सारे लोग आजकल इस इशू का शिकार हैं और ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद भी ये है कि आपकी परेशानी का कोई हल निकाला जा सके। हम खुद जब भी कुछ नया करने जा रहे होते हैं तो ज़रूर अपने आप से सवाल करते हैं कि ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसमें मुझे फ़ायदा क्या होगा, इसमें मुझे नुकसान क्या होगा। ये चीज़ सोचना, यहाँ तक रहना इज़ गुड। आपको सोचना चाहिए कि क्यों आप ये काम कर रहे हैं, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। कुछ लोग इसके नेक्स्ट लेवल पर, बल्कि बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर जब चले जाते हैं तो वो वसवसों का शिकार हो जाते हैं। कुछ भी नया करने से पहले सोचते हैं कि अगर मैंने ये किया तो ऐसा ना हो जाए, अगर मैंने वो किया तो ऐसा ना हो जाए, और वो फिर आपके अंदर एक खौफ डेवलप कर देती है चीज़, और आप इतने खौफज़दा हो जाते हैं कि आप अगर बाहर जाने लगते हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, बाहर कोई खड़ा ना हो, मैं अगर ये चीज़ कर रहा हूँ तो इससे मुझे ये प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये चीज़ें किस तरह से हो जाती हैं? क्या ये आपका सोच का नेक्स्ट लेवल है? आप बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करते हैं तो ऐसा होता है? क्या ये एक हैबिट बन जाती है? बहुत लोगों में ये हैबिट है भी। और किस तरह से आपकी जहनी सलाहियतों को ख़त्म कर देती है चीज़, आपकी डिसीजन पावर ख़त्म होना शुरू हो जाती है। इसको कंट्रोल कैसे करना है, क्या वजूहात हैं जो ये चीज़ जो है आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात ताहिरा रुबाब स्टूडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैंने कहा कि एक नॉर्मल रवैया होता है कि आप कुछ भी करने से पहले अपने आप से बात करते हैं, डिसाइड करते हैं। मैंने कुछ लेट्स सपोज एक ड्रेस ही खरीदना, मैं सोचती हूँ मुझे अच्छा लगेगा या नहीं, बस नॉर्मल सी बात है। अगर आप इससे बहुत ज़्यादा हट के कुछ नया करना चाह रहे हैं, स्टूडेंट्स कुछ अपना सब्जेक्ट कोई चूज़ करना चाह रहे हैं, उनको ये लगे अच्छा मैं ये रख लूँगा, मैं फेल हो जाऊँगा, सब लोग कह रहे हैं मैं नहीं कर सकूँगा, ये जो एक डिसीजन के बाद वसवसों वाली स्टेज है, ये कैसे आ जाती है? बेसिकली ना ये जो जैसे भी आपने बड़ी खूबसूरती से एक्सप्लेन किया कि सोच विचार करना तो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिला सोचे समझे कोई भी एक्ट कर रहे हैं तो यू माइट फेस द रिजल्ट्स, क्योंकि आपने उनको कैलकुलेट नहीं किया हुआ कि जो आप एक्शन ले रहे हैं उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। एंड ये नहीं होता कि आप बो जो है वो गंदम रहे हैं और काट जो है चने रहे हों, ऐसा नहीं होता। सो ये एक नॉर्मल हद तक तो इसको सोचना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी, और एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। बट ऑन द अदर हैंड देयर इज़ एन अदर कैटेगरी जिसको हम कहते हैं कि कुछ लोग इतना ज़्यादा सोचते हैं कि वो डिसीजन पे ही नहीं पहुंच पाते, अपने खौफ का खुद ही शिकार हो जाते हैं। बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कि हम साइकोलॉजी में इसको हम 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो कुछ लोग जो है एंग्जाइटी की वजह से अपने कुछ खौफ और हरास का शिकार रहते हैं, और फिर वो जैसे आपने कहा कि बाहर जाऊंगा तो ये ना हो जाए, ये काम शुरू किया तो वो ना हो जाए। यूजुअली ये एंग्जाइटी जो जिन लोगों की पर्सनैलिटी ज़्यादा एंक्शियस होती है, जिन लोगों की पर्सनैलिटी जो है जिसमें ज़्यादा एंग्जाइटी वाला एलिमेंट होता है, और घर का माहौल इस तरह का होता है जिसमें हर चीज़ के ऊपर जो है तुमने सोचा है किसका क्या बनेगा, अच्छा ये ऐसे ना करो। जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि लोग अक्सर हमारे इर्द गिर्द के लोग जो वो कह रहे होते हैं कि ये तुमसे नहीं होना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, देखा तुमने वो काम किया था ना, तुम नहीं कर पाए। सो पास्ट एक्सपीरियंसेस जो हैं दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप सच काइंड ऑफ थिंकिंग। पिछले एक्सपीरियंसेस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और बचपन में आपको कितना रिस्क टेकर बनाया गया है। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो आप एक तो आप में सोच विचार ऑफ कोर्स वो डेवलप होती है कि आप सोचते हैं कि आपने करना कैसे है, मगर एट द सेम टाइम आपके डर और खौफ कम होते जाते हैं। सो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे फियर जो है वो इंड्यूस किया जाता है बचपन से ही। ये करोगे तो ये हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, यहाँ से चलोगे गिर जाओगे, यानी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारी रूटीन की लैंग्वेज है एक्चुअली, विच इंड्यूस फियर इनटू अदर्स एज वेल।
अब देयर इज अनदर कैटेगरी, जैसे मैंने एंजाइटी का बताया, कुछ लोग होते हैं ऑब्सेसिव, ऑब्सेशंस होते हैं उनको जी, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अगले लेवल तक जो है वो सोचते रहते हैं और उसके खौफ में वो मुब्तला भी रहते हैं और समटाइम्स वो इतने ज़्यादा ऑब्सेशंस में चले जाते हैं, उनके डर और खौफ इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं इन चीज़ों के मामले में कि उन डरों और खौफों को वो कम करने के लिए ख़ास किस्म की हरकत भी करना शुरू कर देते हैं कि वो अपने उस डर से जो है वो बाहर आ सके। बेसिकली ये पर्सनैलिटी भी है और ये इन्वायरमेंट भी है, बिकॉज ये दो, इन्वायरमेंट, पर्सनैलिटी और आपकी ट्रेनिंग जो है, ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को इन फ्यूचर आप किस तरह के होंगे वो डिफ़ाइन करते हैं बेसिकली। और बहुत सारे लोग जो कि जिस तरह से हम देखते हैं कि एंग्जाइटी का जब शिकार होते हैं तो छोटे छोटे फैसले करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है और वो फिर उसी में ही स्टक रहते हैं और उसी वही गोल गोल जो इस स्टेज पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, अब मेरे से आके मशवरा करेंगे कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं फलां से मशवरा करेंगे, फलां से, हम कहते हैं यार ये पागल हो गया, ये साइको है। मतलब ये नॉर्मली हमारे लोगों के रवैये हैं। हाँ, ये एक्चुअली ये रीएश्योरेंस हम कहते हैं कि वो लोग जो कि बेचारे एंग्जाइटी में ज़्यादा फंस जाते हैं या जिनको थोड़ा ऑब्सेशंस वाला जो है वो चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, उनको रीएश्योरेंस भी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बार बार चाहिए होती है। जिन लोगों की डिसीजन मेकिंग पावर, रिस्क टेकिंग कम होती है, वो आपसे आके ज़रूर बार बार पूछेंगे कि मैं ठीक कर रहा हूँ ना, मुझे ऐसे ही कर लेना चाहिए, मैं ठीक कर जाऊँगा ना, मैं बच जाऊँगा ना, इससे निकल आऊँगा ना बाहर, या मैं कामयाब। यानी वो बार बार एक्चुअली दे डोंट हैव देयर ओन कॉन्फिडेंस ऑन देमसेल्व्स कि उनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए फिर वो आपसे रीएश्योरेंस चाह रहे होते हैं। अच्छा तायरा, मुझे ये बताइएगा, क्या ऐसे रवैये तब डेवलप होते हैं जब हम जिंदगी में बार बार नाकामियों का शिकार हुए हों? हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि आप बार बार नाकामियों का नहीं, मगर एक आध बार ही शायद आप नाकामी का शिकार हुए मगर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो आपके लिए इतनी बुरी तरह उसने वो आपको स्ट्राइक किया। मे बी वो कोई इंपॉर्टेंट काम भी हो सकता है और कोई नॉर्मल काम भी हो सकता है, मगर वो चीज़ जो फेलियर की एक्सेप्टेंस थी वो आपके अंदर नहीं आई और आपने ये इस तरह के एंग्जाइटी वाला, खौफ और हरास वाला जो है चीज़ें वो आपकी डेवलप हो गई। बट एट द सेम टाइम जो है जैसे मैंने पहले कहा कि पास्ट एक्सपीरियंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस तरह के हैं। अगर आपके अंदर एक चीज़ मैं समझती हूँ कि आपने डेवलप की हो ना, करके देखते हैं, करके बच्चे को भी अगर हम ये चीज़ करके बता दें कि अच्छा देखते हैं ये जो इवन मेरा जो फियर है, चलो इसको चैलेंज करके देखते हैं, अगर ऐसा ही होता है तो देख लेंगे। सो वो चीज़ें जो हैं आपकी, अगर इस तरह का रवैया डेवलप हुआ हो तो फिर ये चीज़ें जो हैं वो नहीं होती। मगर पास्ट एक्सपीरियंसेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिटरमिन कि आप फ्यूचर में किस तरह के बिहेवियर्स जो हैं वो आपके हो सकते हैं, क्या आप किस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे हम ये बात करते हैं कि जो एंग्जाइटी वाले लोग होते हैं, क्योंकि ये एंग्जाइटी, फियर, एनवायरनमेंट तो इम्पॉर्टेंट है ही, मगर ये चीज़ें जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र होती हैं। अगर आपके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट जो है वो हर वक्त खौफ व हरास में डरा हुआ, सहमा हुआ और हर चीज़ के बारे में शक व शुबहात पैदा करने वाला इस तरह का है, तो फिर टेंडेंसीज और चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आप में भी ये चीज़ जो डेवलप करेगी। हो सकता है वो उतनी एक्सटेंट पे ना हो, उतनी इंटेंस ना हो जितनी आपके पेरेंट पे थी, मगर वो आपको इफ़ेक्ट ज़रूर कर रहा होता है। अभी रिसेंटली मुझे याद है कि मेरे पास एक बच्ची आई तो उसकी माँ ने बताया कि ये बहुत ज़्यादा ना इसको डर ये लग रहा है कि ये गिरेगी, ये चलेगी तो ये गिर जाएगी, ये चलेगी तो ये गिर जाएगी, और उस वजह से इसने मूव करना बंद कर दिया। अब मैंने जब एक्सप्लोर किया तो मुझे पता चला कि उसके फादर को जो है वो ऑलरेडी इस तरह के कुछ जो है वो इश्यूज़ जो थे, और देन शी वॉज के लेकिन उनको इश्यूज़ थोड़े से डिफरेंट थे। ये ज़रूरी नहीं जो आपके पेरेंट को इशू हो आपको भी वही इशू हो, उसकी शक्ल थोड़ी सी डिफरेंट जो है वो हो सकती है, मगर आपकी जेनेटिक्स जो हैं वो 10 to 20% आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग में और बिहेवियर मॉडिफिकेशन और बिहेवियर बनाने में ज़रूर जो है पार्ट अपना प्ले कर रहे होते हैं। इसी तरह से देयर वाज अनदर गर्ल जो स्टूडेंट थी, और वो यूनिवर्सिटी सुबह जाने से पहले इतनी ज़्यादा खौफज़दा होती थी कि पता नहीं आज का दिन कैसे गुजरना है, मेरा काम मेरे टीचर को पसंद आना है कि नहीं आना, मुझे बेइज्जती ना हो जाए, अगर मुझे इंसल्ट कर दिया तो मैं क्या करूँगी। अच्छा, उसको एक्सप्लोर किया तो हर मदर वॉज दैट, यानी उसकी माँ को भी उस तरह का मसाइल थे जो कि पैनिक हो जाती थी, चीज़ों के बारे में खौफज़दा रहती थी। सो आप, क्योंकि आपके पेरेंट्स का जिस तरह का बिहेवियर होता है, जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी होती है, आपके घर का माहौल भी उस तरह का होता है, तो फिर वो माहौल आपको जो है बहुत बुरी तरह जो है इफ़ेक्ट कर रहा होता है। एंड एट द सेम टाइम अगर आप किसी भी इंसान के, बेशक कोई यंग हो, बच्चा हो, अगर आप उसके खौफ व हरास को पनपने देते हैं, यानी उसको भरने देते हैं, उसको चैलेंज नहीं करते, तो फिर वो उसकी पर्सनालिटी का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है। बताइएगा, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इन वसवसों से, ओवरकम कैसे इस
इस फीलिंग को करना है कि आपने बस इससे अब बाहर निकल के आना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ सजेस्ट करें ऐसे लोगों को? अना, सबसे पहले तो एक मैं कुछ पॉकेट टूल्स के बारे में बात करूंगी, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे हथियार हैं जिनको हम किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए और अपने आप को इस खौफ से बाहर निकालने के लिए। सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग करना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं अपनी बहुत सारे शोज़ में ये बात मैं कह चुकी हूँ कि डीप ब्रीदिंग करें, बिकॉज डीप ब्रीदिंग आपको एक ऐसा मार्जिन देती है कि आप सोचने समझने के काबिल हो जाते हैं, आपको काम और रिलैक्स कर देती है। और उसके बाद जो है अगली चीज़ जो है, अपना वो जो आपको डर और खौफ आ रहा है उसके बारे में 1 मिनट के लिए ये सोचे कि क्या ये जो मेरा डर है ये हकीकत के कितने करीब है। क्या जब पहले कभी मैंने ऐसा सोचा तो बिल्कुल ऐसा कभी होता है जैसा मेरा डर और खौफ होता है? अच्छा, मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव चीज़ें भी तो, यानी आप अपने आप को चैलेंज करें, अपने उस डर को चैलेंज करेंगे तो आप इजीली उससे बाहर आ जाएंगे। मगर ये इतना आसान ही, जितनी आसानी से मैं अभी कह रही हूँ, क्योंकि आपको अपने डर के ऊपर इतना यकीन होता है कि आप उसको चैलेंज ही नहीं कर पाते। एंड ऑन द अदर हैंड जो एक चीज़ है, दिस इज़ अनदर पॉकेट टूल, कि हम बिल्कुल वैसा महसूस करते हैं जैसा हम सोचते हैं। जो हमारे थॉट्स होते हैं हमारी फीलिंग्स उसके हिसाब से होती हैं। अगर मेरे थॉट्स जो हैं वो नेगेटिव हैं, डर वाले हैं, खौफ वाले हैं, तो मेरी फीलिंग्स, मेरी बॉडी, मेरे एक्शंस भी उसी के हिसाब से होना शुरू हो जाएंगे। आप अपने थॉट्स को एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लिए कि आप अपने आप को क्या बातचीत कहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना चीज़ ज़रूर कीजिए कि अपने थॉट को पहले, अपने ख्याल को पहचानिए कि आप अपने आप को कह रहे हैं, फिर उसको उस ख्याल की जगह, उस नेगेटिव ख्याल की जगह एक पॉजिटिव ख्याल जो है अपने आप को कहना शुरू करें। बेशक आप उसको बिलीव करते हैं या नहीं करते। क्यों? बिकॉज हम जो सोचते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, हमारा दिमाग उसके हिसाब से अमल करना शुरू कर देता है। कहते हैं कि जी, अच्छा, अक्सर हमें बड़े कहते हैं, शुरू से कह रहे थे कि ये नहीं होगा नहीं होगा, जब वो काम किया तो वो वाकई नहीं होता। ऐसा है कि हमारी ये थिंकिंग भी उसको नाकाम चीज को बना देती है, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं ना। जैसे मैंने कहा, हमारा जब आप जो चीज़ आप सोचते हो, आपके दिमाग की कैपेसिटी ये है कि ये उसको इमेजिन करती है, ये उसको देखती है होते हुए या ना होते हुए, दोनों चीज़ें। अब जब ये इमेजिन ये कर रही हो कि ये काम फेलियर की तरफ जा रहा है, आपको सब लोग कह जा रहे हैं, आपके दिल में भी कहीं एक छोटा सी चीज़ आ गई, यार हो सकता है ये ना हो। अब जब वो कहते हैं तो आप उसको इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। आप जितनी चीज़ें इमेजिन करना शुरू कर देते हैं आपके अपने दिमाग में, आप अपने रियलिटी की तरफ आ जाते हैं। रहेंगे उतनी पॉजिटिव आपके थॉट जितने ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, आपकी इमेजरी उतनी ज़्यादा, यानी आपका दिमाग उतना उसको ज़्यादा पॉजिटिव प्लान करेगा और आप उतने ही ज़्यादा सक्सेस के करीब हो जाते हैं। मैं तो इवन ये क्लेम करती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि आप अगर अपनी सेल्फ टॉक, अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएं, तो सबसे पहले अपनी सेल्फ टॉक आइडेंटिफाई करें। यानी आप अपने आप को कहते क्या, वो जो खुद कलामी है हमारी, वो क्या है। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो आपको आइडिया होगा कि आप अपने आप को कह क्या रहे हैं। सही। एंड देन जस्ट चेंज इट, सिर्फ इसको चेंज कर लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी, इर्द गिर्द के हालात, हर चीज़ बदल जाएगी। सही। अच्छा ताहिरा, मुझे इस टॉपिक को वाइंड अप करना, मुझे ये बताइएगा, जिन लोगों को एक्सट्रीम लेवल पर ये इशू है, वसवसों का, परेशानियों का, कुछ भी वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, क्या ये वाकई बहुत बड़ा नफ्सियाती मसला है? आपको फौरी किसी माहिर नफ्सियात के पास जाना है? और क्या अद्वियात होती हैं? लोग तो ऐसे अक्सर कहना शुरू कर देते हैं अब तुम्हें मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वाकई ऐसी बिल्कुल ऐसी स्टेज आ सकती है। और समटाइम्स क्योंकि जो ये वसवसे वगैरह होते हैं ना, ये सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट नहीं कर रहे होते, ये आपके फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। लोगों का स्टमक बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, लोगों के पट्टे खींचे रहते हैं, गर्दन वाले जो मसल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है, हेडेक लोगों को हर वक्त रहती है, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होना शुरू हो जाते हैं। सो डिपेंड करता है कि आपकी इस मसले का लेवल क्या है। समटाइम्स काउंसलिंग जो है, समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारे टाइम पे सिर्फ काउंसलिंग और साइकोथेरेपी आपको इससे बाहर निकाल सकती है। मगर आप एक प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लें। अगर आपको लग भी रहा है ना कि मुझे शायद ये प्रॉब्लम है, तो इसको एक दफ़ा डिस्कस कर लें। एक दफ़ा डिस्कस करने से खुदा न खास्ता ना तो आपको मसला हो जाएगा। लोग ये बड़ा परेशान हो जाते हैं, कोई मुझे नफ्सियाती मरीज का। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी लोगों के पास स्टिग्मा एक जो है वो है। मैं एडवाइस करती हूँ ये कि आप काइंडली एक दफ़ा अगर आपको फील हो रहा है कि शायद मेरे साथ ये मसला है, तो उसको स्पेशली अटेंड करें। क्योंकि आज मैं स्पेशली इस पर बात करूँगी। यूजली होता ये कि हम लोग जो है ना, हमारे सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ डॉक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम उनसे फटाफट सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। ऑनेस्टली मैं आपको एज ए प्रोफेशनल भी ये एडवाइस कर रही हूँ और एज ए पर्सन भी ये एडवाइस करना चाह रही हूँ कि इस तरह के काम मत करें। बिकॉज जब आप रैंडमली अपने मसले के बारे में किसी इंसान से कोई मशवरा लेते हैं ना, वो इंसान ऑलरेडी पता नहीं किस चीज़ में चल रहा होता है, कितना ऑक्यूपाइड होता है, वो आपके मसले को इतना सीरियसली अटेंड करके आपको सही जवाब नहीं दे सकता। आप अपने मसले को अहम समझते हुए उसके लिए टाइम निकालें और उसको कंसल्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दफ़ा ज़रूर कंसल्ट कर लें
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आगे चल के आपके साथ क्या चीज़ें जो हैं वो होने वाली हैं। अगर आप अपने प्रॉब्लम को इम्पोर्टेंट समझेंगे, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझेंगे, तो दूसरा समझेगा। अदरवाइज ऐसा जो है कभी नहीं हो सकता कि आपके प्रॉब्लम को समझे। एंड एट द सेम टाइम येस, बहुत सारे लोग जो वसवसों का शिकार होते हैं उनको दवाई की ज़रूरत हो सकती है, और अगर वह दवाई ना लें तो उनकी ज़िंदगी किसी भी हद तक बुरी तरह इफ़ेक्ट हो सकती है। सही जी, तो आप इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिए। अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो ज़रूर आप जी माहिरीन के पास जाएं, माहिर नफ्सियात के पास जाएं। हो सकता है आपका इशू इतना बड़ा ना हो जितना बड़ा आपको लग रहा है, तो ये बात है कि काउंसलिंग में ही इसको रिकवर किया जा सकता है, और अगर आप लेट कर दें तो हो सकता है वो इशू बड़ा इशू आपके लिए बन जाए। थैंक यू सो मच सायरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टूडियो में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। आजकल जी हर कोई चाहता है कि कुछ नेचुरल होना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल होना चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ हर कोई जाना चाह रहा है ताकि अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। तो ऑर्गेनिक चीज़ों की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, कितनी आपकी सेहत के लिए हेल्पफुल होती हैं, इस पर भी हम आज के शो में बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ बात होगी ज़रूरी सियाहत के हवाले से, स्पोर्ट्स का क्या रोल है आपकी लाइफ को एक्टिव बनाने में, और इसके साथ साथ ये जो ज़रूरी सियाहत है ये कैसे हमारी ज़िंदगियों के लिए मददगार साबित हो सकती है, इस पर भी आज के शो में बात होगी। बहुत ही ज़बरदस्त फेस्टिवल ऐसे गार्डन जो है वो कराने जा रहा है, सभी लोग इसमें कैसे शिरकत कर सकते हैं, डेट्स क्या होंगी, क्या क्या स्पेशल चीज़ें इस फेस्टिवल का हिस्सा होंगी, ये हम डिस्कस करेंगे। हमारे मेहमान तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी, डॉक्टर इजहार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। इनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ, फॉर्मल एडवाइज़र टू गवर्नमेंट, गवर्नर PM ऑन हेल्थ इशू, साथ ही साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। तो बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें हम इनसे पूछने वाले हैं आज के शो में। और उनके साथ जी बाबर राजा मौजूद हैं, और इनके बारे में मैं आपको बताते चलूँ, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एडवाइज़र हैं जी, और इसके साथ साथ गेम्स वगैरह में भी ये खासी दिलचस्पी रखते हैं। ऐसे गार्डन के ज़ेरे तमाम जितने फेस्टिवल होते हैं, इसमें जितने चीज़ें जो हैं ऐड की जाती हैं स्पोर्ट्स के लिहाज से, बाबर साहब उसको देखते हैं। तो इनसे जानते हैं कि इसका एक्चुअली करवाने का मकसद क्या होता है, लोगों को इसका फ़ायदा किस तरह से पहुंच सकता है, और साथ ही साथ ये जो ज़रूरी फेस्टिवल हैं कैसे हेल्पफुल होते हैं। अपने मेहमानों को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल चले आप? फाइन। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हम न्यूट्रिशन को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और कोविड के बाद तो सबकी प्रायोरिटी बदल चुकी है। जो लोग अपनी हेल्थ के बारे में नहीं भी कॉन्शियस थे वो भी कॉन्शियस होना शुरू हो गए हैं। तो डॉक्टर इजहार खान साहब से सबसे पहले जान लेते हैं, कितना ज़रूरी है आपको अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू को समझना। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके इनवाइट करने का। दिस इज सीम्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल के दिनों में स्पेशली कोविड का जब से एक इनकी सिचुएशन डेवलप हुई है पूरी दुनिया में, तो हेल्थ जो है वो नंबर 1 इशू आ गया कंसिडरेशन में। अभी करंटली इकोनॉमी और दूसरे इश्यूज बहुत पीछे चले गए, अभी इंसान को अपनी सर्वाइवल की फिक्र पड़ गई। Exactly. तो उसमें जो एक ट्रेंड इंटरनेशनली चल रहा था कि आप फास्ट फूड की तरफ हैं, फिजी ड्रिंक की तरफ हैं, नेचर से दूर जा रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल ऑड होता जा रहा है जो कि अननेचुरल है। तो असल में आई थिंक थैंक्स टू कोविड कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से उसने आपको इस तरफ मुतवज्जो किया है कि आप नेचर की तरफ जाएं। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट अवेयरनेस देने का है वो ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म हम डेवलप किया है जो कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, ईट राइट। तो ईट राइट पाकिस्तान जो है ये एक जर्नल अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ईटिंग हैबिट जो है हमारी वो उनको हम एडजस्ट करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए जनरल पब्लिक पे काम कर रहे हैं। उसमें जब तक हम बेसिक कह रहे हैं कि आप अपनी जनरेशन को बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी आप हर चीज़ करते हैं, उन पे एक्सपेंसेस करते हैं, उनकी एजुकेशन पे, दूसरी चीज़ों पे, लेकिन अब हमें आई थिंक जो पेरेंट्स हैं उनको इस हवाले से तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों और अपनी जनरेशन को ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ें जो कि जेन्युइनली हेल्दी हों और उनकी सर्वाइवल बेहतर हो सके। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपनी ज़मीन के साथ जुड़ना है। ज़मीन से जो निकली हुई चीज़ें हैं उनकी तरफ हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, और जो जितनी भी गैर फितरी चीज़ें हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, वो किसी भी फॉर्म में हों, आई थिंक उन्हें बचना है। तो इस अवेयरनेस पे पूरे मीडिया को, इदारों को काम करने की ज़रूरत है, तभी हम सर्वाइव कर सकेंगे।
और अभी कोविड में एक और वर्ड जो हर इंसान को जो पता चला है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी, हर दूसरा बंदा जी, इम्यूनिटी में मैं 2-4 बातें इंपॉर्टेंट हैं जो करना चाहूँगा कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा डिफरेंट सारी रात को हमारे बच्चे जो हैं और न्यू जनरेशन जो है वो रात को खाना खाते हैं। हाँ। सारा दिन सोते हैं, शाम को उठते हैं और रात को सारी रात जो है वो खाने खाते रहते हैं, सुबह फिर सोते हैं। ये इतना ज़्यादा हैज़र्ड है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें इस हैबिट पे कंट्रोल करने की और एक मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है। मैं इसमें मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात बताता हूँ कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, जो हमारा लिवर है उन टॉक्सिन्स को प्योरीफाई करता है, साफ करता है। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर इस टिप को हम समझ लें तो आई थिंक बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। वो जो हमारा लिवर है जब हम सोते हैं उसमें 11 बजे से लेके 3 बजे तक सुबह वो काम करता है और हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा टॉक्सिन्स होते हैं उनको प्योरीफाई करता है। सही। अच्छा, अब आप देखेंगे अगर आपने 11 बजे सो गए तो आपको एम्पल टाइम मिल गया 4 घंटे की प्योरीफिकेशन का आपकी बॉडी को, तो आप काफ़ी हद तक हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो टाइम नहीं मिला, आप 12 बजे सोएं तो 3 घंटे इस तरह से कम करते करते अगर कम होता जाएगा उतना ही आपके लिए नुकसान भी होगा। एक तो ये है कि आपकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो, प्लस जो है ईटिंग हैबिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत ज़्यादा देखना है कि नेचर की तरफ जुड़ के हम सही। तो हम अपनी ईटिंग हैबिट्स को कैसे बेहतर कर सकते हैं ये मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। साथ ही साथ हमें अपनी रूटीन लाइफ कैसे सेटल करनी है इस पर पूछूंगी। बाबर साहब, ज़रूरी सियाहत के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, असल में ये है क्या? बहुत सारे लोगों को तो इस टर्म के बारे में नहीं पता। असल में ये एक टर्म है जो बड़े मुल्क जो हैं दुनिया के वो इसको अडॉप्ट करके तो इसको अपनी गवर्नमेंट का हिस्सा बना चुके हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तक हम ये इसमें कामयाब हो चुके हैं कि इन 2 गवर्नमेंट्स में हम एग्री टूरिज़म को डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट का दर्जा दे सकें। मेरी रिक्वेस्ट है बाकी सूबों से भी कि इसको देखें और फेडरल लेवल पे इसको एक मिनिस्ट्री दी जाए। बेसिकली हमारा 70% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और एग्रीकल्चर में हम सियाहत या टूरिज़म वो सिर्फ इसलिए लेके आते हैं कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी तरफ आएँ, मंडियों में बेचारे जो उनका हशर हो रहा है वो उससे निकलें और उनके जो घर की ख़वातीन है वो एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ। और जिसके अभी 8-9 साल से जब हम काम कर रहे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और लोकली जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एक अच्छे लेवल पे डेवलप हो रही है। सही। अच्छा जी, मुझे ये भी बताएगा इसके फ़वाइद ज़रूरी सियाहत के ओवरऑल आपने वैसे बता तो दिए, अब लोगों को हमने इसकी तरफ लेकर आना है, क्या किरदार अदा कर रहे हैं? हम लोग ओवरऑल जिस सिलसिले में आज भी हम हाजिर हुए हैं कि मुख्तलिफ फेस्टिवल्स कराते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। ऐसे ग्रुप और एग्री टूरिज़म बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है। पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 100 से ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं और वो होते ही इस मकसद के लिए हैं कि उस एक एरिया की जो लोकल इंडस्ट्री है, जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है, हम मिसाल ले लेते हैं जिस गुड़ मेले की जिसके लिए हम आए हैं। 30 जनवरी को जो गुड़ मेला हो रहा है वो गुड़ मेले का मकसद ये है कि हम जो शुगर माफिया है जिन्होंने हमारे किसानों को ब्लैकमेल करके रखा हुआ है, उनके गन्ने जब तैयार होते हैं तो वो ख़रीदा नहीं जाता, उनको वो 6-6 दिन की लाइनों में लगते हैं उनकी ट्रॉली से, जाके फिर वो कहीं ख़रीदते हैं और उसको कभी वो पैसे कमाते हैं कभी वो नहीं कमा सकते। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जिसने एक लॉ अब मंजूर किया है, 1948 का जैगरी लॉ था कि आप गुड़ नहीं बना सकते, जो अब 2-3 महीने पहले अब लोकली आप गुड़ को लीगली आप बना सकते हैं। हम तो इसके लिए अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं कि अब जो गन्ने वाला है वो उसको लीगली उसको इजाज़त है कि वो खुशाइन चीज़ है। अच्छा जी, जैसे कि आप डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड गेम्स हैं, तो कौन कौन सी स्पोर्ट्स गेम्स इस फेस्टिवल का हिस्सा होंगी? इसमें बेसिकली हम ट्रेडिशंस को भी लेके आ रहे हैं और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जितने भी हैं जो पुराने ज़माने में लोग खेला करते थे, बेसिकली एक रिवाइवल है। स्टापू हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, कोकला छपाकी औरतें खेला करती थी। अब बेसिकली वो एक सोशलाइज लोगों में एक टीम बिल्डिंग और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फेस्टिवल होने जा रहा है क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो कि वाकई बहुत दूर जा चुकी थी कहीं और उनको एक दफ़ा फिर से जो है रिवाइव किया जा रहा है। यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, आपको बताएंगे फेस्टिवल में आप कैसे शिरकत कर सकते हैं। फिलहाल ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये फेस्टिवल होने जा रहा है और ये फेस्टिवल भी, इसको ऑर्गेनिक फेस्टिवल का नाम भी दिया जा रहा है। लाहौरी घुड़ मेला और साथ ही साथ ऑर्गेनिक स्पोर्ट्स फेस्टिवल है। क्यों ये नाम दिया गया है, इजहार साहब बताइएगा। ये बड़ा स्पेशल सा नाम और डिफरेंट मैंने सुना है। जी, थैंक यू सना। इसमें इनकी स्पेशली ये, इसका पर्पज़ ये है, लाहौरी गुड़ मेला ऑर्गेनिक एंड स्पोर्ट्स फेस्टिवल, कि इसमें स्पेशली जो सिटी में रहने वाले जो फैमिलीज़ हैं, लोग हैं, वो आमतौर पे जो ओरिजिनल लाइफ है, गैर फितरी लाइफ है, उसके पास होते हैं और फितरी लाइफ से दूर होते हैं। तो हम शहर के अंदर लाहौर में, लाहौर की वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि अपने बच्चों को लेके आएँ हमारे इस फेस्टिवल में। वहाँ पे लाइव जो है, स्पेशली गुड़ का जो ट्रेडिशन है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे पसंद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसमें हम लाइव वहाँ पे बनाते हुए दिखाएंगे, जो आप वहाँ से इनकी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल खाने हैं और जो चीज़ें हैं, वो सारी वहाँ पे अवेलेबल होंगी। और इस हवाले से जो डाइट्स जो हम भूल गए, ट्रेडिशनल चीज़ें ऑर्गेनिक भी होती हैं, ये हमें लोगों को होती ही ऑर्गेनिक है। स्पेशली जैसे साग और मकई की रोटी है और मक्खन है, और उसके बाद माएँ जो थी वो उनकी पराठे पे ऊपर उनकी मक्खन डाल के ऊपर शक्कर डाल के दिया करती थी, और चूरी का जो कॉन्सेप्ट तक खिलाती थी। तो ये सारी जो उनकी भूली हुई इनकी चीज़ें हैं, वो सारी यहाँ पे सारी फेस्टिवल में होंगी। अच्छा जी, हमारे पास वक्त कम है। फेस्टिवल की डेट्स क्या क्या हैं और ये भी बता दीजिएगा वेन्यू क्या है, लोग कैसे शिरकत कर सकते हैं? इसकी जी 30 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक इसकी डेट्स हैं। मैडोज़ रिजॉर्ट्स, अगर आप फेसबुक पेज है उस पर आप जाएं, वहाँ पे इसकी डिटेल हैं। बहरिया टाउन से बिल्कुल नज़दीक है। और एग्री टूरिज़म, एसे गार्डन्स और मैडोज़ रिजॉर्ट्स, ये तीनों के फेसबुक पेजेस पे इसकी सारी डिटेल्स हैं। babarraja.com पे जाएंगे तो इसकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और जो भी रजिस्टर करेगा उसको हम कॉल बैक करके सारी डिटेल्स देंगे। तो ये जो 8 दिन का ये फेस्टिवल है। सही, तो जी बहुत ज़बरदस्त ये फेस्टिवल होने जा रहा है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें इसके लिए प्लान की गई हैं। ऑर्गेनिक मज़े मज़े का फूड भी वहाँ आपको मिलेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स जो हैं उनका इनेकाद भी किया जा रहा है। तो आपको डिटेल बता दी है, अगर आप इस फेस्टिवल का हिस्सा बनना चाहते हैं। और ये आपको तमाम डिटेल जो है वो यूट्यूब पे भी आप दोबारा से भी देख सकते हैं, और इस फेस्टिवल में ज़रूर जाइएगा। बहुत ही दिलचस्प चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुँचे अपने इख्तिताम को। आप अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात आपसे होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।